काली बहू के घर मेहंदी लगवाने आई दुर्गा। तारा अपने कमरे में तैयार हो रही होती है, तभी उसकी माँ कावेरी कहती है, तारा बेटी तू तैयार हो गई? इस दुल्हन के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही है तू, कहीं तुझे मेरी नजर न लग जाए। माँ आज मेरी शादी हो रही है, मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊंगी, फिर आप अकेली पड़ जाओगी। मैं अकेली कहाँ हूँ, माँ दुर्गा है ना मेरे साथ। पता ही नहीं चला कब मेरी छोटी सी बेटी देखते ही देखते इतनी बड़ी हो गई और आज उसकी डोली उठने जा रही है। तारा बेटी तेरे हाथों की मेहंदी कितनी गहरी रची है। इस मेहंदी का गहरा रंग तो होना ही था, क्योंकि इसे मेरी माँ ने जो मुझे लगाया है। काश के पिताजी आज होते, उनके बिना कौन करेगा मेरा कन्यादान। माँ पिताजी कैसे थे बताओ ना। तारा का सवाल सुनकर कावेरी की आंखों के आगे बीते सालों की पहले की कड़वी यादें झांकने लगती हैं। ना रो मेरी बिटिया, चुप हो जा, पता नहीं ये कहाँ रह गए। अचानक गजेंद्र हाथों में शराब की बोतल लिए लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आता है। झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। अरे तुमने आज फिर से शराब पी रखी है? हाँ पिया मैंने, हाँ शराब पिया मैंने, मगर अपने पैसों की, तेरे पैसों की नहीं, काली कलूटी कहीं की। अरे भैरव तू बाहर क्यों खड़ा है, भीतर आ जा और ले जा इसे, आज से ये तेरी हुई। हाजी ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे तेरा पति तुझे जुए और शराब में हार गया है, अब से तू मेरी रातों की रानी बनेगी। हाजी कह दो कि ये झूठ है। अरे ये तो मेरी खुशकिस्मत है जो तुझ जैसी काली कलूटी का खरीदार कोई मिल गया। वैसे भी तू मेरे किसी काम की नहीं, और तेरे इस काले रंग से तो मुझे घिन आती है। तेरे साथ मैंने तेरी इस बेटी को भी बेच दिया है। ये सुनकर कावेरी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो तारा को उठाकर गजेंद्र और भैरव को उस कमरे में बंद करके भाग जाती है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और वो बचते बचाते माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर छिप जाती है। तभी रात के 10 बजते ही एक बूढ़ी अम्मा वहाँ आती है। बेटी मंदिर का द्वार बंद करने का समय हो चला है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। अम्मा इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं और ना कोई मेरा ठिकाना है। अब मुझे ये जिंदगी बोझ लगने लगी है, मैं जीना नहीं चाहती। ऐसा नहीं कहते बेटी, जिंदगी जीना उस मेहंदी से सीखो जो खुद पिसकर अपना रंग दूसरों की हथेलियों में छोड़ जाती है। यहाँ पास में ही मेरा घर है, तुम चाहो तो मेरे साथ वहाँ रह सकती हो। कावेरी अपनी बेटी को लेकर उस बूढ़ी अम्मा के साथ उनके घर आती है, जो कि फूस की एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसके आंगन में ढेर सारे मेहंदी के पौधे लगे होते हैं। कई दिन बीत जाते हैं मगर कावेरी अपने पति के हाथों बेचे जाने की बात भुला नहीं पाती। फिर एक दिन बूढ़ी अम्मा उसे कहती है, बेटी जरा मेरे हाथों पर तुम ये मेहंदी लगा दोगी? हाँ क्यों नहीं अम्मा। कावेरी आंगन से मेहंदी तोड़कर सिलबट्टे पर पीसकर बड़े ही प्यार से बूढ़ी अम्मा की हथेलियों पर लगा देती है। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटी क्या बात है, मैं जब देखती हूँ तुम बड़ी उदास और खोई खोई सी रहती हो। अम्मा आप तो खुद ही इतनी गरीब है, मैं नहीं चाहती कि उस उम्र में मैं या मेरी बेटी आप पर बोझ बने, और ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ जो कोई मुझे काम देगा। अब बिना रोजगार के कैसे चलेगी रोजी रोटी। बेटी इस बात का हल तो तुम्हारे हाथों में है, मेरा अपना कोई नहीं है, जो है अब तुम्हारा ही है। तुम इन मेहंदी को बेचो। पता है बूढ़ी अम्मा, जब जब मैं आपको देखती हूँ ना, मेरे दिल में ऐसा लगता है जैसे आपको माँ दुर्गा ने मेरे लिए भेजा है। बूढ़ी अम्मा के दिए विचार के साथ उस गरीब काली बहू को अपनी अंधेरी जिंदगी में रोशनी भरने की एक सुनहरी किरण नजर आती है, जिसके बाद वह उन मेहंदी के पत्तों को तोड़कर उन्हें सारा दिन चिलचिलाती कड़ी धूप में सिलबट्टे पर हाथों से पीसा करती और उन्हें पैकेट में भरकर गांव-गांव गर्मी में बेचने निकल जाती। मेहंदी ले लो मेहंदी, रचनी मेहंदी, शुभ शगुन की मेहंदी, बहन मेहंदी ले लो, 10 रुपए की पैकेट है। अरे वाह, इस मेहंदी की खुशबू तो बड़ी अच्छी है, एक काम करो तुम मुझे 2 पैकेट मेहंदी दे दो। औरत कावेरी से 2 पैकेट मेहंदी खरीद लेती है, जिसके बाद कावेरी सारा दिन ऐसे ही धूप में घूम घूम कर सर पर मेहंदी की टोकरी लेकर मेहंदी बेचती है, जिससे कि शाम तक उसकी सारी मेहंदी बिक जाती है और अच्छी कमाई के साथ वो काली लाचार बहू घर लौट आती है। अरे कावेरी बिटिया आ गई तू, बड़ी खुश है, लगता है तेरे सारे मेहंदी के पैकेट बिक गए। हाँ माँ दुर्गा की दया से मुझ गरीब की सारी मेहंदी बिक गई, और वो भी अच्छी आमदनी के साथ। इसके बाद गरीब कावेरी पैसों को गिनकर बूढ़ी अम्मा को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देते हुए कहती है, बूढ़ी अम्मा ये मेरी कमाई का 10वां हिस्सा है,
इसे आप रखो। मेरी हमेशा से दिली इच्छा थी कि जब कभी मैं अपने बलबूते पर कमाऊंगी तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा माँ दुर्गा को दूंगी, और इसीलिए कि आपको माँ दुर्गा ने मेरे लिए भेजा है, ये हिस्सा आपका है। बेटी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे तू अपने हाथों से मेहंदी लगा देना। गुजरते वक्त के साथ कावेरी के लिए बूढ़ी अम्मा और उसकी बेटी ही उसकी जिंदगी बन गई। वहीं अब कावेरी की मेहंदी औरतों की पहली पसंद बन गई। कावेरी जब भी रोज मेहंदी बेचने जाया करती तो वह अपनी मेहंदी का सबसे पहला पैकेट माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पण करती और फिर उसे बेचती। मेहंदी ले लो, मेहंदी रचनी मेहंदी। अरे ओ मेहंदी वाली, आओ आओ, मैं कब से तुम्हारी बाट जो रही थी। मुझे जल्दी से 50 पैकेट मेहंदी दे दो। वो क्या है, शादी ब्याह का घर, बिना मेहंदी के पूरा कहाँ होता है। जी ये लीजिए बहन जी, आपकी 50 पैकेट मेहंदी। धीरे धीरे कावेरी की मेहंदी की खासियत के कारण बड़े बड़े दुकानदार भी उस गरीब काली बहू से उसकी मेहंदी खरीदने लगे और कावेरी की हालत संभलने लगे। उसका पूरा ध्यान अपनी मेहंदी के कारोबार और बूढ़ी अम्मा और अपनी बच्ची पर बटा रहता। मैं माँ दुर्गा के मंदिर जा रही हूँ, आप भी चलिए। मंदिर में आकर कावेरी खुशी के आंसू बहाती हुई कहती है, माँ दुर्गा, ये आपकी दया है जो आज मैं गरीब मेहंदी वाली किसी पहचान की मोहताज नहीं हूँ। आपने जो मुझ गरीब लाचार की जिंदगी को खुशियों से भरा है, मैं उसका कर्ज तो नहीं उतार सकती, मगर अपनी इस गरीब भक्त का ये भेंट स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर कावेरी आंसू बहाते हुए माँ दुर्गा की मूर्ति को मेहंदी लगाती है। जैसे जैसे वह माँ दुर्गा की मूर्ति को मेहंदी लगाती है, उस मेहंदी की छवि छाप बूढ़ी अम्मा के हाथों में उतर जाता है, जिसे देखकर कावेरी बहुत ही हैरान होती है। बूढ़ी अम्मा के हाथों में ठीक वैसी ही मेहंदी लगी है जैसे कि मैंने माँ दुर्गा की मूर्ति की हथेलियों में रचाई थी। क्या हुआ बेटी, तुम कुछ सोच रही हो क्या? कुछ नहीं अम्मा, चलो घर चलते हैं। कावेरी सारी रात बूढ़ी अम्मा को देखती रहती है। कहीं बूढ़ी अम्मा माँ दुर्गा तो नहीं? अम्मा के चेहरे पर एक गहरी चमक छाई रहती है, एकदम माँ दुर्गा के जैसे। ऐसा सोचते हुए कावेरी सो जाती है। तभी आधी रात आंगन में लगी मेहंदी के पौधों में हो रही खटपट से उसकी आंख खुल जाती है। ये इतनी रात को आंगन में कौन हो सकता है? तभी कावेरी देखती है कि बूढ़ी अम्मा गायब हैं और उसकी नजर घर की जमीन पर पड़े लाल रंग के पैरों के निशान पर पड़ती है, जिसके पीछे पीछे चलते हुए वो आंगन में लगे मेहंदी के पौधों के पास आती है, जहां लंबे काले घने बाल और सर से पांव तक लाल रंग के जोड़े में माँ दुर्गा मेहंदी के पौधों की देखरेख कर रही होती हैं, जिसे देखकर कावेरी घुटनों पर बैठकर कहती है, मैं जानती थी कि आप और कोई नहीं बल्कि माँ दुर्गा ही हैं। इसका मतलब इतने दिनों से मैं माँ दुर्गा को मेहंदी लगा रही थी। कावेरी, जब उस रात मंदिर में मेरी मूर्ति के पास बैठकर तुमने मुझे पुकारा था तो मुझे आना ही पड़ा, मगर अब मुझे जाना होगा। ये कहकर माँ दुर्गा गायब हो जाती हैं और कावेरी ऐसे ही लगातार मेहंदी बेचती है। और सालों बाद उसकी बेटी तारा बड़ी हो जाती है और उसकी शादी का दिन भी आ जाता है। माँ, तो क्या उस दिन के बाद माँ दुर्गा आपसे मिलने फिर कभी क्यों नहीं आई? क्योंकि ये दुनिया लाखों करोड़ों कावेरी जैसी दुखियारिन औरतों से भरी हुई है, जिन्हें माँ दुर्गा की जरूरत है। अब चलो, बारात आ चुकी है। इसके बाद कावेरी बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी तारा की शादी कर देती है और कावेरी हर दिन अपनी गुजरी हुई गरीब जिंदगी को याद करके माँ दुर्गा को अपनी भली जिंदगी के खातिर शुक्रगुजार करती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, लाल हरी पीली नीली हर रंग की चूड़ी ले लो। ये लाल वाली चूड़ी कैसे दी है? 30 रुपए दर्जन है। कितनी दूं? 2 दर्जन दे दो। ये लीजिए आपकी लाल लाल चूड़ी, दोबारा आइएगा। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। क्या भाभी, आप भी सुबह सुबह चूड़ी बेचना शुरू हो गई? आपकी इस आवाज से सोया भी नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कोई कौवा kaa कर रहा है कान में। क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह ढोल की तरह बज रही है? क्या माँ, अब भाभी को तो देखो, सुबह सुबह चूड़ियां कौन बेचता है? तो तू क्या चाहती है? जैसे तू सूर्यदेव निकलने के बाद उठती है और किसी बेकार गद्दे की तरह एक कोने में पड़ी रहती है, वैसे मेरी बहू भी करे क्या? माँ जी, रहने दीजिए ना, मैं कल से बाहर की तरफ बेचना शुरू करूंगी। नहीं बहू, तू धूप में चूड़ी नहीं बेचेगी, तू यही रोज की तरह घर पे ही चूड़ी बेचेगी। माँ, आप ही बताओ, एक कमरे में हम सभी रहते हैं, इसी कमरे में खाना भी बनाते हैं, रहती भी है। मुझे तो ये कमरे का घर कम एक चिड़िया घर ज्यादा लगता है, जिसमें तरह तरह के जानवर भरे हुए हैं।
हाँ मयूरी, तू ठीक कह रही है। उदाहरण के लिए तू एक मेरे सामने खड़ी है। कौन माँ? तू और कौन? पूरा दिन तो भैंस की तरह पड़ी रहेगी। जैसे भैंस को चारा डाल दो तो चारा चबाकर फिर पड़ी रहती है एक जगह, वैसे ही तू है। तुझे भी तेरा चारा डाल दो, तू भी उसे चबाकर पड़ी रहेगी। कभी अपनी भाभी का हाथ भी बटा लिया कर। सुंदरी देवी अपने पूरे परिवार के साथ एक कमरे वाले घर में रहती थी। एक कमरा होने की वजह से सभी घर वालों को काफी परेशानी होती थी। आंचल का पति माधव मजदूर था और आंचल चूड़ी बेचा करती थी। इन्हीं दोनों की कमाई से उनका घर चल पाता था। ओ रानी पद्मावती, उठ जा, जरा हाथ पैर चला ले, वरना जंग लग जाएगा हाथ पैरों में। क्या माँ, आप तो आराम ही नहीं करने दे रही हो। आराम के अलावा तुझे कुछ काम आता भी है? पति को भी छोड़ कर आ गई। छोड़ती नहीं तो क्या करती? दिन रात घर का काम कराता था। तेरा कुछ नहीं हो सकता है। जा, जाकर रात के खाने की तैयारी कर। ठीक है, जा रही हूँ। माँ खाना दे दो ना, भूख लग रही है। घर बसाने भिखारी पहले आ गए, अभी खाना भी नहीं बना है और तुझे भूख लग रही है। रोज तो तुझे इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है, आज कैसे लग गई? मयूरी अपने बेटे को डांट ही रही होती है कि तभी बातों बातों में मयूरी तड़के में लाल मिर्च डाल देती है, जिससे पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है और सभी को खांसी और छींके आना शुरू हो जाती है। ये क्या झोंक दिया, आंखों में मिर्ची लग रही है। अब समझ आया कि क्यों तेरे पति ने तुझे रोका नहीं। वो बेचारा खांसते खांसते नहीं मरना चाहता था। माँ जी कोई बात नहीं, मैं खाना बना देती हूँ। आप मयूरी दीदी को मत डांटिए, उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया है। हाँ, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। एक कमरे का घर है और इसमें ही खाना बनाना है तो धरास तो उठेगी ही ना। हाँ, तेरे बाबूजी और भाई ने तो जैसे पैसों का पेड़ उगा रखा है ना, जो तेरे लिए अलग से किचन बनवाए। हर बात घूम फिर कर मेरे ऊपर ही क्यों आ जाती है? आप तो चुप ही करिए। मैं तो चुप ही हूँ। एक कमरे के घर में आंचल भी परेशान हो चुकी थी। वो जानती थी कि अगर सब एक ही कमरे में रहेंगे तो ये सब रोज होता रहेगा, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाती थी। वो अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा घर खरीदना चाहती थी, जिसमें उसका पूरा परिवार आराम से रहे। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात। माँ, बहुत गर्मी लग रही है। क्या करूं बेटा, एक ही पंखा है, वो भी इतना मर मर के चल रहा है। सो जा तो नींद का ख्याल करके। क्या हुआ मयूरी? बाबा, बहुत गर्मी लग रही है, सोया नहीं जा रहा। अब क्या करे, इतने पैसे भी नहीं है कि हम पंखा ठीक करा सके। अरे पैर किसके हैं? मेरे पैर हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बाबूजी, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। मुझे सच में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना गर्मी में तो मेरे परिवार की हालत खराब हो जाएगी। सुबह होते ही आंचल अपनी चूड़ियों की टोकरी लेकर शहर की तरफ उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है, जहां उसकी मुलाकात सेठ प्रसाद से होती है। सेठ प्रसाद चूड़ियों का बहुत बड़ा व्यापारी होता है। सेठ प्रसाद को आंचल की चूड़ियां बहुत पसंद आती है। तुम्हारी चूड़ियां तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मुझे ऐसी ही चूड़ियों की जरूरत थी। यहाँ की औरतों को ऐसी चूड़ियां पहनना बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्या तुम मेरे लिए ऐसी चूड़ियां और भी बना सकती हो? क्यों नहीं सेठ जी, जरूर, मैं आपके लिए ऐसी चूड़ियां जरूर बनाऊंगी। आंचल को ये डील बहुत अच्छी लगती है, जिसके बाद वो अपने घर जाकर दिन रात मेहनत करके बहुत सारी चूड़ियां बनाती है और शहर ले जाकर बेचती है। धीरे धीरे कस्टमर को आंचल की बनाई हुई चूड़ियां बहुत ज्यादा पसंद आती है और देखते ही देखते आंचल की कमाई बढ़ने लगती है, जिससे सिर्फ कुछ ही महीनों में कड़ी मेहनत करने के बाद आंचल अपने सपनों का घर अपने परिवार के लिए ले लेती है। वाह वाह, कितना बड़ा और सुंदर घर है। ऐसा लग रहा है कि किसी महल में आ गई हूँ। इस घर की जमीन तो देखो, इसमें तो शक्ल भी दिख रही है। वो तो दिखेगी ही ना माँ, क्योंकि ये टाइल जो है। हाँ, तुझे बड़ा पता है। जैसे तो तेरे ससुराल में ये टील ही टील थी। टील नहीं होता है, टाइल होता है। हाँ, बस कर, अपनी माँ को मत बता। तुम दोनों यहाँ भी शुरू हो गई? हाँ, बस करो। अरे मौका मिला नहीं कि चूहे बिल्ली की तरह लड़ना शुरू हो जाती हो। बहू की वजह से आज हम माचिस के जैसे घर से निकल पाए हैं। वैसे बात तो आपकी 100% सही है बहू। अगर तू ना होती तो आज भी हम उस माचिस जैसे घर में पड़े रहते। तेरी वजह से ही आज हमें इतना बड़ा घर नसीब हो पाया है। हाँ अंचल, माँ ने आज पहली बार जिंदगी में सही बात कही है। तो फिर बोली, बस अब आप दोनों क्या लड़ती ही रहोगी। और आप लोगों को ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार को परेशानी में नहीं देख सकती हूँ।
अब आप सब यहाँ आराम से रहिए। इस घर में 3-3 कमरे हैं जिसमें एसी फैन दोनों है। अब बबलू, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी रात में, ओके? थैंक यू मामी। तुम सच में बेस्ट हो आंचल। वो तो होगी ही, मेरी बहू है, मुझ पर गई है पूरी की पूरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आप पर गई होती तो अभी भी हम उस माचिस जैसे घर में रह रहे होते। तो फिर कुछ बोली? नहीं माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। लगता है बुढ़ापे की वजह से आपके कान बज रहे हैं। सारा परिवार हंसने लगता है और सारा परिवार बिना किसी परेशानी के आराम से रहता है।